Today we are going to talk about another sample thesis and outline. और आज का हमारा टॉपिक है कि टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. सो अगेन वही बात जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि टॉपिक और क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इसमें टॉपिक क्या है? टॉपिक इसमें है टेररिज्म. जितनी भी टेररिज्म पे आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं जा सकती. अब आपने देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए और क्या क्या नहीं आनी चाहिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो इसी अगले पार्ट से पता चलेगा. अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, इसके आगे फुल स्टॉप है. उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए. क्यों नहीं लगाया? ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और यही पता चलेगा कि कौन ज्यादा नंबर लेता है और कौन कम नंबर लेता है. तो इसमें क्वेश्चन क्या है? अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. अगर आप इस फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में तब्दील कर दें तो क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. क्या टेररिज्म पाकिस्तान पे खुद मुसल्लत की गई एक चोट है? क्या हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, या फिर ये हमारे पे सुपर इम्पोज की गई है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, और आपके पास अब पूरा फ्रीडम है कि आप एग्री कर सकते हैं, आप डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप अपना मौकफ बताएंगे कि आप क्या समझते हैं. क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने खुद मुसल्लत की है या फिर हम पे मुसल्लत की गई है? और मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ? हालांकि इस टॉपिक के अंदर तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है. पाकिस्तान की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है, टेररिज्म एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान हैज बीन इनगल्फ्ड इन दिस क्राइसिस, और हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं. और हमारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, लाइव्स लॉस हुए हैं, हमारे बच्चे हमारे. तो इसीलिए जो एग्जामिनर है जब वो टेररिज्म का नाम सुनेगा तो वो चाहेगा कि इस स्टूडेंट ने जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो पाकिस्तान का क्योंकि ये इश्यू है तो पाकिस्तान को टारगेट करेगा. अगर करप्शन पे बात हो रही है तो मैं ऑब्वियसली मैं बीइंग एन एग्जामिनर मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी करप्शन की मेजर बात की गई हो. ऑल्दो इस टॉपिक पे आप ग्लोबली भी बात कर सकते हैं कि क्या पूरी दुनिया ने खुद अपने लिए खुद ये जन्म दिया इसे, या एक ये हमारी गलतियों की वजह से हम पे इम्पोज हो गई, किसी भी तरह बन सकते हैं. लेकिन इस स्पेशल अगर हम टॉपिक को देखते हैं तो पाकिस्तान सेंट्रिक बहुत रहना पड़ेगा. तो इसलिए हर बंदे के, मैंने जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि हर बंदे के इस पर डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच है. क्वेश्चन पढ़ के हर बंदे को डॉक्टर पढ़ देख रहा है ये वीडियो, शायद कोई इंजीनियर देख रहा हो, कोई इकोनॉमिस्ट देख रहा हो, कोई अकाउंटेंट देख रहा हो. हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच होगी. तो मैं किसी अप्रोच को केज में बंद नहीं करना चाहता कि आप नहीं आप ये तरीका फॉलो करें. आप जो भी तरीका फॉलो करें उसको प्रूव करें अपने आर्गुमेंट को. और जो मैं जिस तरह मुझे ये टॉपिक पढ़ के जो मेरे ज़हन में आया, मैंने एक आउटलाइन बनाई है जो मेरे ख्याल में एक सेफ आउटलाइन है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसी आउटलाइन क्यों बनाई है. हम थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं. थीसिस स्टेटमेंट में क्या किया मैंने? ऑल्दो रीजनल, ऑल्दो से वही बात ऑल्दो से स्टार्ट की है कि ऑल्दो रीजनल एंड ग्लोबल एक्टर्स प्लेड देयर पार्ट, however terrorism has largely been a self-inflicted injury to Pakistan. अब इसमें क्या बातें की हैं? वही मैंने बात की कि मैंने दोनों पहलू पे चीजें डाल दी कि सिर्फ एक चीज की गलती नहीं, दोनों साइडों की गलती है. पाकिस्तान ने अपने ऊपर खुद भी मुसल्लत किए और हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है बैरूनी ताकतों की वजह से, जिसमें मैंने ग्लोबल और रीजनल एक्टर्स का जिक्र कर दिया है. और मैं इंक्लिनेशन किस तरह शुरू कर दी है, शो कर दी है कि टेररिज्म हैज लार्जली बीन अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी टू पाकिस्तान. और मसले मसाइल हैं बाहर की तरफ से, लेकिन हमारी अपनी बहुत ज्यादा गलतियां हैं. तो मैं इंक्लिनेशन 60% इंक्लिनेशन अपनी गलतियों की तरफ डाल दी कि हमारी ज्यादा गलती है इसमें. तो इससे क्या फायदा क्या हुआ है? इससे मेरे पास अब कैनवस ब्रॉड है. मैं बैरूनी ताकतों की भी बातें कर सकता हूँ और पाकिस्तान की अपनी गलतियों की भी बात कर सकता हूँ. अब मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है. सबको पता है कि टेररिज्म क्या है और उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं. तो मुझे अलग से कोई हेड बनाने की जरूरत नहीं है कि टेररिज्म क्या चीज होती है और क्या क्या इसके नुकसान हमें हो चुके हैं, इतने लाइव लॉस हुई हैं, और मैं एक अलग से पैराग्राफिक हेड बना दूं. टॉपिक पे सीधा हम हिट करेंगे जाके टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, और हम सीधे जाकर टॉपिक को हिट करेंगे और उसी हिसाब से हमने एक थीसिस स्टेटमेंट बना लिया है और उसको हम डिफेंड अप करेंगे. थीसिस स्टेटमेंट के बाद अब जो मेरा पहला जो अगला हेड आया है वो क्या है? व्हाई इज टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी? बीइंग एन एग्जामिनर जब आपने बात की होगी कि टेररिज्म इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी अपने थीसिस स्टेटमेंट में, तो मैं देखना चाहूंगा कि आपने ये बात क्यों की है, ये आपका मौकफ क्या है इसके पीछे, आपका रैशनल क्या है. तो वो रैशनल यहाँ पे डिस्कस होगा. पहले ही मेजर हेड के अंदर आपने क्या बात कर दी कि व्हाई इज टेररिज्म सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, और ये बाहर से इतना हाथ नहीं है. उसके अंदर फिर हम जो बातें उनको डिस्कस कर लेते हैं. अभी पहली बात है, पहला पॉइंट है,
presence of religiously exploitable fault lines. रिलीजियसली एक्सप्लॉइटेबल फॉल्ट लाइंस कहाँ कहाँ पे है हमारी शिया सुन्नी है, उस पे इतनी बड़ी डिवीजन है। शिया हमारी एक मेजर पॉपुलेशन का पार्ट है, 12% पार्ट है शिया, और उनकी एक फ्यूल किया जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल किया जाता है शिया सुन्नी के अगेंस्ट और सुन्नी शिया के अगेंस्ट। और उसके फिर आगे अगर आप ज्यादा डीप चले जाते हैं तो उसमें फिर ब्रेलवी एंड डिफरेंट अदर सेक्ट्स, उनके आपस में डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ हम इस पॉइंट को मेजरली डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपने इस पे एक ही पैराग्राफ लिखना है कि हमारे इतनी ज्यादा वो है कि अगर मैं शिया को सुन्नी के खिलाफ भड़काऊंगा तो वो फौरन भड़क जाएगा, और अगर मैं सुन्नी को शिया के अगेंस्ट करूंगा तो वो भी फौरन हो जाएगा। मुझे बड़ा ईजी है, और उसको मैं कहूंगा कि उसको जब मारना भी तो वो मारेगा जाके, बिकॉज रिलीजन की टॉलरेंस हमारे पास बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, हमारी एजुकेशन इस तरह से की गई है। तो मैं एक ये पॉइंट में समझता हूँ। और अगला पॉइंट क्या है मेरा, एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। कि अब इस्लाम तो कोई डिफरेंट चीज नहीं लेके आया था, इस्लाम तो सबके लिए किसी चीज लेके आया, तो कुछ लोग उसको अमन पसंद क्यों मानते हैं और कुछ लोग उसको उसको ऐसा क्यों दीन समझते हैं कि ये मारधाड़ का नाम है, वो इंटरप्रिटेशन पे आ जाता है। कुछ लोग ऐसी आइडियोलॉजी है उनकी, अपने पर्सनल मोटिव के लिए यूज करते हैं, हमारे अपने मदरसाज हैं, कुछ फंडिंग के लिए, कुछ अपने मोटिव्स के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, इसीलिए सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर जाते हैं और वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की अपनी खुद इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और ये किस वजह से किया जाता है, रोल ऑफ क्लरिक्स सेफगार्डिंग देयर ओन इंटरेस्ट। अपने अपने सबके एजेंडे हैं, सबको डिफरेंट फंडिंग्स आती हैं, डिफरेंट उसमें एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमारे डोमेस्टिक एक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें हमारे ग्लोबल और रीजनल एक्टर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्लैरिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, वो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम को प्रमोट करने के चक्कर में कि हम एक बड़े क्लैरिक बन के सामने आ जाएं, वो अपने फिर सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। फिर एक अगला पॉइंट बन गया कि पाकिस्तान ओन परस्यूट ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मैंने अब ये इस बात को बड़ा मेजर फोकस किया है और उसके मैं साथ लिखा है नीचे कि केस स्टडी का भी जिक्र किया, अफगान वॉर 1979। मैंने केस स्टडी लिखा, जब केस स्टडी का नाम आ जाएगा तो ऑब्वियसली इस पे एक पैराग्राफ में बात नहीं हो सकती, 2-3 पैराग्राफ्स में बात होगी, बिकॉज आई थिंक ये वो मोमेंट है जो हमारा डिफाइनिंग मोमेंट था जिससे टेररिज्म हमने इंपोर्ट कर लिया अपने मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान कौन परस्यूट ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, करंट अफेयर में भी आप पढ़ते रहते होंगे कि ज़ियाउल हक की एक आइडियोलॉजी थी कि हम अफगानिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट बनाएंगे ताकि अगर कभी इंडिया हमारे ऊपर अटैक करे तो हम रिट्रीट करके अफगानिस्तान में जा सकें। तो वो एक बेसिकली फ्लॉड आइडियोलॉजी है और ऐसा कभी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया, अफगानिस्तान के साथ भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की, और उसके ऊपर फिर हम पूरी केस स्टडी लिखेंगे कैसे कैसे हमने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, हमने अपने इंटरेस्ट के लिए, हमने अपने पर खुद मुसल्लत कर लिया इसे, पता नहीं हम किस धोखे में थे, हम फैंटेसी में रह रहे थे और वो हमें बाद में चीजें उल्टी पड़ गई। तो केस स्टडी है, बड़ी थॉरो केस स्टडी है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको बड़ी डिटेल में हम 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर एक और पॉइंट मैंने बनाया, पॉइंट नंबर 5 है, वो क्या कहता है, इनएफिशिएंट रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स कपल्ड विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। इनएफिशिएंट रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स क्या था, पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको मैंने लिख दिया है। अब होता ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स भी हैं उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, वो अपने मसले मसाइल से बाहर नहीं आते, विनिंग इलेक्शन से बाहर ही नहीं आते, वो सिर्फ अपने अगले 5 साल देख रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग पे जाते ही नहीं है कि कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाए जिसकी वजह से टेररिज्म एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को कर्टेल किया जा सके। तो ये तो हमें जाके नेशनल एक्शन प्लान 2016 में जाके हमें तो याद आया कि ऐसी भी कोई चीज होती है, हम पॉलिसी मेकिंग भी कर सकते हैं टेररिज्म को कर्टेल करने के लिए। उससे पहले तो हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं थी। यूएस में 2004 में वो पॉलिसी आ गई काउंटर टेररिज्म की, यूके में 2006 में आ गई, हमारे पास 2016 में 10 साल बाद हमारे पास आई है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये भी हमने खुद पॉलिसी मेकिंग नहीं की। और फिर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज साथ कपल हो रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि हमारी सोशल कंडीशंस वीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। एक गरीब आदमी को आप 100 रुपया देखें कि ये काम करना तो वो फौरन कर रहा है जाके। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वेरियस जॉबलेस पीपल है, वो अपना उनको नौकरी नहीं मिलती, तो उस मदरसे में कहीं पे भी लगा दे जिसको 3 वक्त की रोटी मिल जाए वहां पे, तो वो कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो कर लेगा, कोई भी काम कर लेगा। तो एक बड़ा जरूरी पॉइंट है पॉलिसी मेकर्स कपल्ड विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। फिर एक और पॉइंट है रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी एंड इज इट टारगेट फॉर एक्सप्लॉयटर्स। ये बात इसीलिए अहम है क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये एक आम मुल्क नहीं है, दिस इज वेरी स्पेशल कंट्री। ये कोई लग्जमबर्ग की तरह नहीं है कि जिधर सारे एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, एक ही कलर है सबके, एक ही कल्चर है सबका। हमारे पास बहुत रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत एथनिक डाइवर्सिटी है, हमारे पास
बलोच देख लें, बलोच और पंजाबी में आपको इस्लाम के अलावा कोई चीज सिमिलर नहीं नजर आएगी। अगर आपने बलोची को पंजाबी के खिलाफ भड़काना है, आप इजीली भड़का सकते हैं, बहुत मेजर फॉल्ट लाइन है ये। तो ये हमारे एक बहुत बड़े मसले हैं, हमारे इजी टारगेट बन जाते हैं किसी भी बलोच इंसर्जेंसी का पार्ट भी। इसी तरह आपने देखे कि डिफरेंट मूवमेंट्स बलोचिस्तान में चलती रही हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। बलोच पंजाब के खिलाफ है, पंजाबी के खिलाफ है, पंजाबी बलोच के खिलाफ है, सिंधी पंजाबी के खिलाफ है कि वो हमारा पानी मार जाते हैं। तो यहाँ से आप एक दूसरे के खिलाफ हेट जन्म लेता है और वो फिर इवेंचुअली एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल आइडियोलॉजीज में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये हमारा एक मेजर हेड हो गया। उसके बाद मैंने अपनी थीसिस में यह भी बात की थी कि सिर्फ ये सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी नहीं है, दो के लार्जली सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी है, लेकिन इसमें रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स भी अपना पार्ट प्ले करते रहे हैं। तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड के लिए फौरन पार्ट्स में डिवाइड करने का फायदा क्या होता है, आप सेग्रीगेशन कर देते हैं फौरन, आपको चीजें एक्सप्लेन करना ईजी हो जाती हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन रीजन आ गया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जो कि हमारे करीब करीब ममालिक है, ये हमें किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल फैक्टर्स क्या होते हैं कि दुनिया की शेप क्या बन रही है, दुनिया में क्या सूरत हाल है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है इस वक्त, उसके क्या इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के ऊपर। उसकी वजह से भी हमारा एक पूरा पर्सपेक्टिव बनता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, रीजनल फैक्टर्स है। रीजनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रीजनल फैक्टर्स जियोग्राफिक लोकेशन वर्क एज डबल एज सोर्ड। हमारे पिछले लीडर्स ने तो ये सोचा कि हम जियोग्राफिक लोकेशन को यूज कर लेंगे और हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले लेंगे, लेकिन वो चीज हमें उल्टी पड़ गई और डबल एज सोर्ड का काम किया। अफगानिस्तान भी में भी अब जो गवर्नमेंट आ गई है वो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट है, वो तालिबान की गवर्नमेंट नहीं है जो कि हमने सोचा था कि शायद बन जाए। तो वो भी हमारे अगेंस्ट होगी, नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहते हैं। और वो भी अब हमारे एक जुल्फकार भुट्टो ने बड़ा जबरदस्त कोट किया था कि पाकिस्तान इज इन अ नट क्रैकर सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। एक हमारे तरफ इंडिया बैठा हुआ और एक तरफ हमारे अफगानिस्तान बैठा हुआ, हम दोनों तरफ से पिसे हुए दरमियान में। एंड वी आर अ थिन कंट्री ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाकई नहीं है। तो वो जो चीज हमने सोची थी वो भी हमें उल्टी पड़ गई। तो एक ये रीजनल फैक्टर भी हो गया कि अफगानिस्तान में हमारी काम की गवर्नमेंट नहीं आई और वो अब हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। डबल एज सोर्ड होस्टाइल नेबरहुड, जब होस्टाइल नेबरहुड की बात करता हूँ तो इसके अंदर हम सब बातें कर देते हैं। ईरान के भी डिफरेंट एजेंडाज हैं, कुलभूषण यादव का जो केस है आपको याद होगा, इंडिया का एजेंट ईरान के थ्रू पाकिस्तान में आया। तो ऑब्वियसली देयर आर अदर हैंड्स कि जो सिर्फ इंडिया अकेला काम नहीं कर रहा, और भी इसमें ताकतें मुलविस होती हैं। तो होस्टाइल नेबरहुड, हमारे ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान से भी अच्छे नहीं, इंडिया से भी अच्छे नहीं है। तो इसमें काफी सारी बात की जा सकती है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अ बैटल ग्राउंड फॉर ईरान सऊदीया प्रॉक्सी वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1979 में जब खुमीनी रेवोल्यूशन आया ईरान में, तो उसके बाद चीजें बड़ी चेंज हो गई मिडिल ईस्ट में, और ईरान अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लाना चाहता है और सऊदी अरेबिया अपना वहाबिज्म का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रिवेल करना चाहता है। तो दोनों ने फंडिंग स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान में भी कंसिडरेबल शिया पॉपुलेशन है, ईरान ने अपना एजेंडा प्रमोट किया, सऊदी ने अपना प्रमोट किया, रीजनल एक्टर्स प्लेड देयर पार्ट। और पाकिस्तान में वो 1979 के बाद आप देखते हैं कि जो टेररिज्म है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो रीजनल फैक्टर्स ने जो प्ले किया। फिर इंडिया अटेम्प्ट टू रिपीट 1971। इंडिया ये समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश एक नया मुल्क बना दिया, इस तरह इंडिया का ये एजेंडा है कि शायद वो बलोचिस्तान को भी अलग कर सकता है पाकिस्तान से। इसीलिए इंडिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच है कि वो बलोचिस्तान इंसर्जेंसी को प्रमोट करना चाहता है। तो इंडिया इस काम के ऊपर बहुत अरसे से इस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। और इंडिया ये वाकई रियलिस्टिकली स्पीकिंग इंडिया ये समझता है कि वो ये कर सकता है। जिस तरह मिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में भी ये एक बार मेंशन किया था कि बलोचिस्तान के लोगों के हकूक दबाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ही हैज नो रीजन टू स्पीक बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर डजंट स्पीक अबाउट इंडियन पंजाब। तो उसका ऑब्वियसली कोई एजेंडा है, कोई मकसद है, वो उसको दुनिया में भी इस तरह दिखाते हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या हुए, ग्लोबल फैक्टर में सबसे पहले बात हुई थी अफगान जिहाद एंड यूएस इनएबिलिटी टू डिवाइस पुल आउट स्ट्रेटजी। अफगान जिहाद जब 1979 में स्टार्ट हुआ तो यूएस को लगता था कि वो इस काम को पूरा करके बड़े सक्सेसफुली इसमें से पुल आउट कर लेगा। दो कि उनकी अप्रोच एक बड़ी एक हिस्टेरिकल अप्रोच थी और बड़ी फैंटेसी में वो अप्रोच बनाई गई थी, इन वैक्यूम बनाई गई थी, और उन्होंने कोई पुल आउट स्ट्रेटजी डिवाइस नहीं की। उन्होंने तालिबान के हाथों में वो चीजें पकड़ा दी जिनको वो यूज टू नहीं थे।
किताबें कुरान पाक निकाल कर उनके हाथ में क्लाशनकोव पकड़ा दी और उनसे वापस कभी भी नहीं ली। जब आप एक अपना मिशन कंप्लीट करके वापस चले जाए, उनके हाथ में बंदूकें हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आके तालीम तो नहीं देंगे, उन बंदूकों को ही चलाएंगे। तो एक पुल आउट स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से यूएस का जो ये मसला मसाइल था, स्पिल ओवर इफेक्ट, वो पाकिस्तान में आ गया और वो हम देख रहे हैं कि अभी तक कभी खत्म नहीं हो सका। उसके बाद जब 9/11 की बात करते हैं तो दिस इज अ मेजर इशू। 9/11 के बाद तो दुनिया चेंज हो गई। 9/11 अ न्यू डायमेंशन ऑफ टेररिज्म। अब पुराना टेररिज्म खत्म हो गया। यूएस ने कह दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, शायद नहीं थी। यूएस के साथ हमें उनका हाथ मिलाना पड़ा और हम इस वॉर ऑन टेररिज्म इसका एक मेजर अलाय बन गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, तो वो चीजें जो हम नहीं करना चाहते थे हमें वो भी करनी पड़ गई और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी पाकिस्तान में जाना शुरू हो गया। उसमें फिर बहुत और तरह की चीजें जो अगले पॉइंट मैंने की है, पॉलिसी ऑफ ड्रोन्स एंड यूएवीज। उसमें ड्रोन अटैक्स होते थे, एक फैमिली का अगर एक बंदा भी नाजायज कत्ल हो जाए या फिर शहीद हो जाए तो उसका पूरी फैमिली पे इफेक्ट होता है, पूरे कबीले पे इफेक्ट होता है, एंड दैट ब्रीड्स टू रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज व्हिच इवेंचुअली टर्न इनटू टेररिज्म। तो ये भी एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान नहीं करना चाहता था और हमें करनी पड़ गई और बाहर से मुसल्लत की गई, तो ये एक बहुत मेजर रीजन है। फिर स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट वॉर, मिडिल ईस्ट वॉर्स। तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या क्या हो गए? स्पिल ओवर इफेक्ट्स ये हो गए इसमें कि आप देखें कि इराक वॉर है, उस दैट ब्रेडेड आईएसआईएस, अभी सीरियन वॉर है, वहां से भी दाइश इस तरह अफगानिस्तान तक पहुंच गई है। एंड देयर आर कंसिडरेबल प्रूफ, देयर इज कंसिडरेबल प्रूफ कि पाकिस्तान में भी उसके कुछ चीजें आईएसआई से जन्म ले रही हैं। लाहौर जैसे शहर से भी एक दो में केसेस ऐसे मिले हैं। तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट की जो वॉर है, यमन, सीरिया, इराक, ये इसने पाकिस्तान पे बहुत एक इफेक्ट किया है, इस पूरे रीजन को अनस्टेबल किया है। और स्पिल ओवर इफेक्ट हमेशा वॉर का होता है कि वहाँ के जो लोग डिस्टर्ब होते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के होते हैं वो कहीं और जगह पनाह जगह लेते हैं, जरूर लेते हैं। तो दैट हैज बीन अ मेजर फैक्टर टू। तो ये तो सारे वो फैक्टर्स हो गए जिन्होंने ये पार्ट प्ले किया है। लेकिन क्या ये मसला ठीक हो सकता है? पहले ऐसे कभी पास में हुए कि पहले ये मसला ज्यादा रहा और फिर कम हो गया हो? अगर कम हुआ है इसका मतलब फिर तो और भी कम हो सकता है। अगर हमने इसको खत्म करना है, इफ यू वांट टू एड्रेस दिस मेन टेररिज्म, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसके कुछ ऑब्वियसली ये भी ऐसे के देनी चीज जरूरी है कि होप इज नॉट लॉस्ट। इंजरी तो हो गई, लेकिन इंजरी हम ठीक भी कर सकते हैं। तो उसमें हम 4-5 अगर सजेशन दें तो अच्छी बात है। तो वो भी मैंने 4-5 दिए कि हम अपनी री इमेजिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, हम री इमेजिन करें कि यार हम किस हवाई दुनिया में रह रहे हैं, कि यार अपना हम इंडिया के अगेंस्ट हम जो हमारा एक डॉक्ट्राइन बना हुआ है, या अफगानिस्तान के या ईरान के अगेंस्ट हमारे जो पुराने फॉल्स नोशंस बने हुए हैं, हमें उन चीजों को रियलिस्टिकली देखना होगा कि वो चीजें अब वैसी नहीं रही, अब चीजें चेंज हो गई हैं। तो क्या अब हम अभी भी 1979 वाले एजेंडे पे खड़े रहेंगे? चीजें चेंज हो गई हैं। क्या दुनिया में उस तरह ही 1965 की तरह जंग हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या वर्ल्ड वॉर दुनिया में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? न्यूक्लियर वेपन चल सकता है कि नहीं चल सकता? तो वी हैव टू रीइमेजिन ऑल आवर डॉक्ट्राइन्स टू। फिर एक और पॉइंट है कि जनाब, डिसेमिनेशन ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। अगर हम मुल्लाओं के हाथ में, क्लैरिक्स के हाथ में ये चीज छोड़ देंगे कि आप अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम प्रमोट करें, तो अपना ही ब्रांड ऑफ इस्लाम प्रमोट करेंगे। जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस्लाम को प्रमोट करें जो वो इंटरप्रेट करेंगे, और ये एक जरूरी है कि आपके इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड हो। और फिर एक और बात है कि आइडेंटिफाइंग द फॉल्स जियोस्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये पिछले फर्स्ट पॉइंट को ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि हमें बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि अफगानिस्तान हमें रिट्रीट करने के लिए अपनी जगह नहीं देने लगा। जियोस्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो एक नोशन था वो फॉल्स नोशन था, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन एनी टाइम। तो ये एक बड़ा हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर एक और है कि जब हम उसको परसुइंग द रोल ऑफ मीडिएटर रादर देन एक्टर इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक हम क्या करते रहे कि हम ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर के अंदर हम एक एक्टिव रोल पार्ट प्ले करते रहे, या हम ईरान को साइड करते हैं, हमने हालांकि ज्यादा सऊदिया को साइड की है, तो विच इज नॉट बीन अ पॉजिटिव अप्रोच। इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमने बड़े इकोनॉमिक लॉसेज इसकी वजह से लिए हैं। ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन नहीं चल सकी इसकी वजह से, क्योंकि हमारे सऊदी से ताल्लुक अच्छे थे, तो हम ईरान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं कर सकते थे। तो वी हैव टू लुक आर फॉर एन ओन नेशनल इंटरेस्ट, हमें उनको फॉलो करना है और अपने लोगों के बारे में पहले सोचना है हमें। तो फिर आखिरी पॉइंट है पुटिंग आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। अपने गरीब लोगों को अगर हम पैसे देंगे, जॉब्स देंगे, उन्हें पॉवर्टी से निकालेंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, तो वो क्यों गलत चीजों में पड़ेंगे? उनके लिए आसानी होगी कि वो अपने आप को, अपने इकोनॉमी को फ्लरिश कर सके और अच्छी जॉब करें, तो टेररिज्म की तरफ ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय